जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट 1 के क्वेश्चन 51 से 100 तक कौन सा प्रैक्टिस सेट 1 होगा और ये होगा 51 से 100 तक का डिस्कशन करेंगे। आप अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। इसमें हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा उसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है? क्योंकि जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा वो भी कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए आपको याद रखना उस सभी पॉइंट को बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, एक संस्था खाली स्थान से बनती है। एक संस्था खाली स्थान से बनती है। ए ऑप्शन है कर्ताओं एवं समूहों, बी है नियमों एवं विधियों, सी है मूल्यों एवं मानदंडों, डी है सभी। तो एक संस्था जो है वो नियम और विधियों से बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है? ए ऑप्शन है धमार, बी ऑप्शन है पखावज, सी है ध्रुपद, डी है तराना। इसका सही आंसर होगा पखावज, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ए ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है, सी है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डी है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। हमसे पूछ रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, उसको बताना जो सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर में दो चीज़ होता है, ठीक है? एक होता है स्क्रीन जिसको मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है? और दूसरा जो होता है सीपीयू, जो डिब्बा टाइप होता है, ठीक है? नीचे रखा होता है, आपने देखा होगा। सीपीयू का जो है फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कंप्यूटर में सीपीयू होता है वही मेन होता है। आपको इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ब्रेन कहा जाता है इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम को इसको बोलते हैं प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम बोलते हैं, प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? ए स्कैनर, बी प्रोजेक्टर, सी एमआईसीआर, डी ओसीआर। तो हमसे क्या पूछ रहा है? आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस आपका स्कैनर है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के बारे में जानते होंगे। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जहां हम लोग कुछ निर्देश देते हैं, और आउटपुट वो होता है जहां अपने निर्देशों का परिणाम देखते हैं, परिणाम, रिजल्ट। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम आपका कैमरा का, एमआईसीआर, ओसीआर, एक्सेट्रा। जबकि आउटपुट डिवाइस का जो एग्जाम्पल है वो है आपका मॉनिटर, लाउड स्पीकर तथा प्रोजेक्टर। अच्छा बताइए, मोबाइल का जो स्क्रीन होता है, ठीक है, स्क्रीन, हम टच स्क्रीन मोबाइल की बात कर रहे हैं, नोकिया वाली मोबाइल की नहीं, ठीक है? तो वो इनपुट डिवाइस होता है कि आपका आउटपुट डिवाइस होता है? ये आपका इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, क्योंकि स्क्रीन पर ही हम निर्देश देते हैं और उसी स्क्रीन पर हम उस निर्देश का परिणाम भी देख लेते हैं, इसलिए यह इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, फिशर ने किसे सत्ता की राजनीति कलाकार कहा? ए ऑप्शन है माइकल एंजेलो, बी ऑप्शन है दांते, सी ऑप्शन है पेट्रोक, डी ऑप्शन है मैकियावली। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मैकियावली ने। 54 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका में उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था,
परंतु किस एक्ट ने उन्हें एक कर दिया? ऑप्शन ए है स्टाम्प एक्ट, ऑप्शन बी है करेंसी एक्ट, ऑप्शन सी है शुगर एक्ट, ऑप्शन डी है उपयुक्त में एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टाम्प एक्ट ने। आइए हम सभी एक्टों के बारे में जानते हैं, ठीक है। स्टाम्प एक्ट क्या था? ब्रिटिश सांसद द्वारा अमेरिकी उपनिवेशवासियों पर एक कर लगा दिया गया था, इसलिए सब एक हो गए थे। स्टाम्प एक्ट 1765 में आया था, ठीक है। करेंसी एक्ट 1764 में आया था। शुगर एक्ट भी 1764 में आया था, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टाम्प एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है दिसंबर 1862, ऑप्शन बी है मार्च 1863, ऑप्शन सी है सितंबर 1865, ऑप्शन डी है जुलाई 1870। बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर 1862 में नियुक्त किया गया था। कब? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है। बिस्मार्क जो था वो जर्मन साम्राज्य का प्रथम फर्स्ट चांसलर था, आपका फर्स्ट चांसलर था, ठीक है। इसने अनेक जर्मन राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया। फिर जर्मनी की बात कर लेते हैं, ठीक है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। कहाँ है? बर्लिन। जैसे 1947 में हमारा विभाजन हुआ, ठीक उसी तरह 1949 में जर्मनी का विभाजन हुआ और दो राज्य बना, पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी, ठीक है। अच्छा, हम लोग के यहाँ क्या होता है, विभाजन के बाद दो भाई में जब विभाजन होता है तो बीच में दीवार खड़ा कर दिया गया जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में भी एक दीवार खड़ा कर दिया गया जिसका नाम था बर्लिन का दीवार। बर्लिन का दीवार 1861 में बनाया गया था और यह 155 किलोमीटर लंबा था। अच्छा, बर्लिन का दीवार क्यों बना था? आओ इसका हम कहानी सुनाते हैं आपको, ठीक है। पढ़ाई हमेशा मज़े से किया करो, तभी मज़ा आए, नहीं तो फिर उबन सा होने लगता है, ठीक है। आप अक्सर देखते होंगे कि जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है उसमें टाइम का पता नहीं चलता है, जैसे आपको रील्स देखने में, ठीक है। और जिसमें मज़ा नहीं आता उसमें टाइम कटता ही नहीं है, जैसे पढ़ाई में। इसलिए इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करो। आप पढ़ाई में भी देखते होंगे जो सब्जेक्ट या चैप्टर आपको समझ में आता है उसको आप बार बार पढ़ते हैं, जैसे उसमें 100 में 120 नंबर लाना हो। और जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आता उसको आप छूते तक नहीं हैं। लेकिन वही सिलेक्शन के लिए सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सुन लिए बाबा के प्रवचन। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जर्मनी के विभाजन के बाद दो राज्य बना, पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी, ठीक है। पूर्वी जर्मनी में क्या था कि जो पढ़ाई था, शिक्षा जो थी वो फ्री थी, लेकिन पश्चिमी जर्मनी में ऐसा नहीं था, शिक्षा फ्री नहीं था। तो पूर्वी जर्मनी के लोग क्या करते थे कि पढ़ाई जो फ्री में था उसको पढ़कर वो पश्चिमी जर्मनी नौकरी करने के लिए चले जाते थे। इससे जो पूर्वी जर्मनी की सरकार थी वो बहुत परेशान थी, क्योंकि उनका पैसा शिक्षा पे खर्च हो रहा था, लेकिन जो लोग पढ़ रहे थे वो पश्चिमी जर्मनी चले जाते थे, जिसका फ़ायदा पश्चिमी जर्मनी को मिलता था उनके पढ़ाई का। तो पूर्वी जर्मनी ने इस पलायन को रोकने के लिए बर्लिन में रातों रात, समझो एक रात में 155 किलोमीटर लंबा बर्लिन का दीवार खड़ा कर दिया, जिसका पश्चिमी जर्मनी को भनक तक नहीं लगा। लेकिन ये बंटवारा परमानेंट नहीं था, जैसे हम लोग के यहाँ होता है, एक बार बंटवारा हो गया तो हो गया। लेकिन जर्मनी का दीवार 9 दिसंबर 1989 को गिरा दिया गया। फिर से पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी एक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हैं, जैसे बर्लिन का दीवार कब बना, कब तोड़ी गई, लंबाई कितनी है, और भी बहुत सारे, ठीक है। तो इसी तरह आपको जो भी मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है, उसको याद करना है, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। इस 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस
UI कंप्यूटर के किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया? ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है चौथा, ऑप्शन डी है पाँचवा। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पटचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी है छत्तीसगढ़, सी है तेलंगाना, डी है कर्नाटक। तो जो पटचित्र है ना वो उड़ीसा की आपका पेंटिंग है, ठीक है। तेलंगाना का जो पेंटिंग है वो विजयनगर चित्रकला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है पिथौरा पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग, ठीक है। और कौन बच गया? कर्नाटक, कर्नाटक का है मैसूर पेंटिंग। चलिए बिहार की बात कर लेते हैं। अपना बिहार का है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। झारखंड का है संताली दीवार। यूपी का भी जान लेते हैं, नहीं तो योगी जी नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो यूपी का है चिकन कारी, चिकन कढ़ी नहीं, कारी कारी। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है केरल। तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय जो है वो है गोवा में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत का पुराना जो संग्रहालय है वो है कलकत्ता का इम्पेरियल संग्रहालय। यह सबसे बड़ा और पुराना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक खालिस्तान द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए है शशि थरूर, ऑप्शन बी है अमिताभ घोष, ऑप्शन सी है कल्की कोचलिन, ऑप्शन डी अमीश त्रिपाठी। इसका सही आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है शहनाई, ऑप्शन बी है बांसुरी, ऑप्शन सी है तबला, ऑप्शन डी है सारंगी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तबला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? बताना है जो सही नहीं मिलाया गया, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। नहीं, किश्तवाड़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन ही गलत हो गया, ठीक है। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में, ये सही है, ठीक है। वासंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ये भी सही है। बानकपुर मयूर अभ्यारण्य कर्नाटक में, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा क्योंकि यही एक गलत है, ठीक है, और बाकी सब सही है। अच्छा, जब राष्ट्रीय उद्यान की बात आई है तो भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं? 106। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिमी चंपारण में, कहाँ है? पश्चिमी चंपारण, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था कि भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो कुछ हम लोग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। जो 106 में सबसे बड़ा है उसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। हेमिस के बाद आता है मरुभूमि, ये राजस्थान में है, ठीक है। इसके बाद आता है गंगोत्री, ये उत्तराखंड में है। फिर गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है गुजरात में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बंगाल में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है उत्तराखंड में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है? इसमें जो सही है उसको बताना है। एक तरफ राष्ट्रीय संगठन दिया हुआ है, ठीक है, दूसरी तरफ उसका मुख्यालय दिया हुआ है और इसको हमको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है विश्व आर्थिक मंच, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहते हैं और इसका है जिनेवा में। इसको पेरिस कह रहा है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए गलत हो गया।
ऑप्शन बी कह रहा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये है नौरोबी में, नौरोबी केन्या में, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का है न्यूयॉर्क में, ये भी गलत हो गया। ठीक है। वाशिंगटन डीसी लिखा है। सार्क का है नेपाल काठमांडू, तो ये सही हो गया। ठीक है। तो 62 का डी सही हो गया। ठीक है। सार्क, तो सार्क आया, तो सार्क के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कुछ। उससे पहले जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसका स्थापना कब हुई थी उसको देख लेते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच 1971 में बना था। ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972 में बना था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में, और सार्क का स्थापना हुआ था 1985 में। इसमें 8 कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, ये 8 कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है सियोल किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए है यूएई, ऑप्शन डी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है ताइवान। सियोल है दक्षिण कोरिया की राजधानी। ठीक है। और सभी का राजधानी देख लेते हैं। यूएई का है अबू धाबी, नीदरलैंड का है एम्स्टर्डम। ठीक है। और ताइवान का है ताइपो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन का रहा है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1962, ऑप्शन बी है वर्ष 1969, ऑप्शन सी है वर्ष 1972, ऑप्शन डी है वर्ष 1974। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, इसकी स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1969 को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1969। ठीक है। इसरो का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वह है बेंगलोर में। ठीक है। जो पहला जो अध्यक्ष थे इसरो के, वो थे विक्रम साराभाई। ठीक है। और जो वर्तमान में है वो डॉक्टर एस सोमनाथ है। अच्छा, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितामह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का है भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। पॉलिनेटर जो पार्क है वो स्थित है उत्तराखंड के हल्द्वानी में। कहाँ स्थित है? हल्द्वानी में। ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 29 दिसंबर 2020 में हुई थी। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड है। हाँ, डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 66 निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस, ऑप्शन डी है टेनिस। तो सर जो निक्सन गोल्ड कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 बेड योर बैक वॉक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है कुश्ती, ऑप्शन सी है कबड्डी, ऑप्शन डी है भाला फेंक। बेंड योर बैक जो है वो क्रिकेट में यूज़ किया जाता है। शायद पता नहीं आपने सुना हुआ कि नहीं। जब एक तेज़ गेंदबाज अतिरिक्त प्रयास करके जोर लगा के अपना स्पीड को बढ़ाता है, बोलते हैं, उसी को बेंड योर बैक बोलते हैं। क्रिकेट की भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई? ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1923, ऑप्शन सी है 1927, ऑप्शन डी है 1928। भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना थी वो 1927 में की गई थी। ठीक है। जब भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम था दोराबजी
टाटा, ठीक है, दोराबजी टाटा। और जो प्रथम सचिव थे उनका नाम था A.G. नोहरन, A.G. नोहरन। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए बहरीन, ऑप्शन बी है कतर, ऑप्शन सी है फिनलैंड, ऑप्शन डी है ग्रीनलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहरीन। मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद को, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में क्या हुआ कि आपको भौतिक राशि दिया हुआ है और सूची 2 में इसका इकाई दिया हुआ है, तो आपको सही जो भौतिक राशि का इकाई उसको मिलान करना है, ठीक है। त्वरण का होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ए का हो गया 4। अगर आप लोग ऑप्शन को देखिएगा तो ए का 4 जो है वो केवल ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन का भी डिस्कशन करवाते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि मैं पागल हूँ, ठीक है। नहीं, मैं इसलिए करवाता हूँ कि क्योंकि एग्ज़ाम में क्या पूछेगा ये हमको नहीं पता और ना ही आपको पता है, और जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है वो भी आएगा कि नहीं आएगा ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन मार्केट में कुछ लोग हैं और ख़ासकर यूट्यूब पर जो बताते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा क्योंकि वो भगवान हैं। तो आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि हे भगवान, जब आपको इतना ही पता था कि यही क्वेश्चन आएगा तो फिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या आपको ये क्वेश्चन पहचानने वाला जादू पहले नहीं पता था? फिर वो चुप हो जाएंगे। देखो, मैं इतनी सारी बातें इसलिए बताता हूँ कि इस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ भी पूछ दे तो हम बता सकते हैं, ठीक है। और यही बेस्ट वे है पढ़ने का और रिवीजन करने का, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही पढ़िए। तो हम लोग SI मात्रक की बात कर रहे थे, तो जो त्वरण का है वो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जो बल का है उसका न्यूटन हो जाएगा, तो ए का मेरा हो गया 4, ठीक है। बी का हो जाएगा 3 न्यूटन, ठीक है। सी का हो जाएगा, कार्य का हो जाएगा जूल 1, और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड इज 2। तो 4 3 1 2 किस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है आवृत्ति, ऑप्शन बी तीव्रता, ऑप्शन सी आयाम, डी वेग। ध्वनि का तारत्व है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ध्वनि का प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकटित होता है और प्रकटित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रेले परिकिरणन, ऑप्शन बी है रमण प्रभाव, ऑप्शन सी है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड परिकिरणन। इसका सही आंसर हो जाएगा रमण प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 73 कह रहा है निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन प्रोजिट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है फोटॉन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, क्योंकि पॉजिट्रॉन को क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है एक दूसरे के कण प्रतिकण है, ठीक है, पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल्स। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो प्रोटॉन का जो प्रतिकण होता है वो होता है एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का होता है एंटी न्यूट्रॉन, ठीक है। तो बाकी सभी आंसर गलत हैं, ऑप्शन ए केवल सही है, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है रेडियो समस्थानिक है, ठीक है, और उनका उपयोग सूची 2 में दिया गया है, तो उनको मिलाना है कि कौन सा जो रेडियो समस्थानिक है उनका क्या उपयोग है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए कह रहा है आर्सेनिक 74, इसका उपयोग होता है ट्यूमर के उपचार में, तो ए का हो गया 3, ठीक है।
कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है कैंसर में, तो बी का हो गया 4। ठीक है। सी ऑप्शन कर रहा है आयोडीन 131, इसका होता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में, तो सी का हो जाएगा 1। सोडियम 24, इसका होता है रक्त व्यक्तिक्रम में, डी का हो जाएगा 2। तो हमारा हो जाएगा 3 4 1 2, ये हो जाएगा ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कर रहा है स्पर्मोलॉजी में इसका अध्ययन होता है। ऑप्शन ए है बीज, ऑप्शन बी है पत्ती, ऑप्शन सी है फल, ऑप्शन डी है परागकण। सही आंसर है बीजों का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 76 का है हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा FeSO4, क्योंकि जो हरा कशिश है उसको फेरस सल्फेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक भाग रूपांतरित होता है। ऑप्शन ए स्तंभ, ऑप्शन बी है पत्ता, ऑप्शन सी अनुपूर्ण, ऑप्शन डी है पूर्ण वृंत। घटपर्णी एक हरा पौधा होता है जिसका जो पत्ता होता है वो घड़ा के आकार का होता है। ठीक है, तो किसका पत्ता, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 78 का है इस सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में संरचना दिया हुआ है और उसके खोजकर्ता, सूची 2 में उसके खोजकर्ता दिए हुए हैं, तो हमको मिलाना है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं हम लोग। DNA की संरचना वाटसन एंड क्रिक ने किया था, तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन बी कह रहा है एबियो रक्त समूह का, इसका हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4। सी जंपिंग जीन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और डी रेगुलेटिंग जीन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 3 4 2 1 सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो पौधा होता है सूर्य के प्रकाशीय ऊर्जा को वो लोग रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जिसमें ऑक्सीजन छोड़ता है, त्याग करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ये कह रहा है प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, सही है। ऑप्शन बी कह रहा है प्रकाश संश्लेषण CO2 का उपयोग होता है, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है प्रकाश संश्लेषण O2 का उपयोग होता है, नहीं O2 का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि O2 का जो है वो त्याग करता है, वो इसका उपयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन सी गलत है। प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, ये भी सही है। सी सही गलत है, इसलिए सी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 80, गैसें के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा, Cp-Cv। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में हम लोग को मिलान करना है। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन कैसा व्यवहार करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है ओके पर जर्मेनियम जो है वो अचालक के जैसा बिहेव करता है, तो ए का हो जाएगा मेरा 3। ठीक है, कमरे के ताप पर जर्मेनियम जो है वो आंतरिक अर्धचालक के जैसा बिहेव करता है, तो बी का हो जाएगा 4। ईडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम जो है वो पी टाइप के जैसा बिहेव करता है, पी टाइप अर्धचालक के जैसा, तो सी का हो जाएगा 2। और डी आर्सेनिक के साथ डूबा हुआ अर्मीनियम जो है एन टाइप अर्धचालक के जैसा बिहेव करता है, तो डी का हो जाएगा 1। तो 3 4 2 1 सी इज द करेक्ट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन ए है सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस के होते हैं, ये सही है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन अभिदृश्यक की फोकस दूरी को बढ़ाने के साथ बढ़ता है, ये गलत है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है, ये सही है। फिर चौथा क्या कर सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका एक अवतल लेंस की होती है, ये भी गलत है। तो 1 और 3 आपका सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 83, ताज़े दूध का पीएच का मान 6 है, जब वह खट्टा हो जाता है तो पीएच का मान ऑप्शन ए है 6 से कम हो जाता है, ऑप्शन बी है वहीं रहता है अर्थात 6 रहता है, ऑप्शन सी है 6 से ज़्यादा हो जाता है, ऑप्शन डी है उदासीन हो जाता है तथा अर्थात 7 हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6 से कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है। समुद्री जल का पीएच जो है वो वेरी करता है 7.7 टू 8.3। ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग उसको 8.1 मान लेते हैं। उदासीन घोल का जो पीएच होता है वो होता है आपको 7.9। शराब का जो पीएच होता है वो 2.8 होता है। ठीक है, 2.8। और मानव मूत्र का जो पीएच होता है, ठीक है, वो 4.8 से 8.4 के बीच में होता है। अच्छा, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच में अगर 0.2 का परिवर्तन हो जाता है तो उसकी मौत हो जाएगी। ठीक है, कितना का चेंज होगा? तो 0.2 का चेंज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए कह रहा है रदरफोर्ड के अल्फा कण रिकरण प्रयोग के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है, गलत है। जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, ये भी गलत है। किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संचय है, यस, ये सही है। ठीक है। और डी ऑप्शन कह रहा है किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या इसके कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, नहीं, यह गलत है। तो मेरा सी सही है, बी और ए दोनों सब गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। लाइसोसोम जो होता है वो पाचन एंजाइम होता है, तो इसको 2 से मिला देते हैं, तो ए का 2 हो गया। ठीक है। और माइक्रोसोम जो है वो अंतः प्रादविक जालिका का एक भाग होता है, तो ये 4 हो जाएगा, बी का 4 हो गया। ठीक है। सी जो है माइक्रोट्यूबुलस जो है वो होगा साइटोपंजर, ये हो जाएगा। ठीक है। गोल्जी काय जो है वो ऑप्शन 3 के साथ हो जाएगा, तो 2 4 1 3, किसका आंसर 2 4 1 3, ये बी हो जाएगा। ठीक है, बी, सॉरी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 86 कह रहा है केकड़े खाली स्थान प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है मोलस्का, ऑप्शन बी है निडेरिया, ऑप्शन सी है ऑर्थोपोडा, ऑप्शन डी है प्लेटीहेल्मिंथिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा के तहत, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 87 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, ये सही है। कथन 2 कह रहा है किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, बढ़ता नहीं है, ये घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, तो केवल ऑप्शन ए सही है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 89 कह रहा है रिंगवर्म नामक बीमारी खालिस्तान के कारण होती है। ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है मक्खियाँ। रिंगवर्म जो है ये दाद खुजली वाली बीमारी है। ठीक है, और ये कवक के चलते होता है, कवक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है जगदीशपुर, ऑप्शन बी है आरा, ऑप्शन सी है रोहड़ी, ऑप्शन डी है दानापुर। ये बिहार की बात कर रहा है कि सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो ये रोहिणी में हुआ था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए 1857 का जो क्रांति है वो 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था। ठीक है। अच्छा, बिहार में जो है वो रोहिणी में हुआ था, क्योंकि ये रोहिणी कहाँ पड़ता है, ये है देवघर में पड़ता है।
देवघर। रोहिणी में क्या हुआ था कि 12 जून 1857 को कुछ सैनिकों ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया था और वहीं से बिहार में 1857 क्रांति का श्री गणेश हुआ था। ठीक है। इसके बाद 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली और उसके दोस्तों ने, जो एक पुस्तक विक्रेता था पीर अली, विद्रोह किया। पटना से सटा हुआ है दानापुर। ठीक है। तो 25 जुलाई 1857 को सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इसके प्रमुख नेता थे वीर कुंवर सिंह। अच्छा, बिहार में जिस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह को दबाया था उसका नाम था विलियम टेलर। इसको भी याद रखना है। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। बिहार के किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी गई? ऑप्शन ए फरीद खां, ऑप्शन बी बहार खां, ऑप्शन सी रसन खां, ऑप्शन डी अफजल खां। शेरशाह सूरी ने शेर से रक्षा बहार खां को किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने एक हाथ से शेर को मार दिया था, इसीलिए उसको शेर खान की उपाधि दी गई। शेरशाह का जन्म 1472 में सासाराम में हुआ था। शेरशाह का वास्तविक नाम जो था वो फरीद खां था। शेरशाह का शासनकाल 1540 से 1545 के बीच में था। शेरशाह ने बहुत सारे युद्ध किया। पहला है चौसा का युद्ध। यह 1539 में हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हो गया था। एक साल बाद 1540 में बेलग्राम का युद्ध हुआ। इसमें से फिर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। शेरशाह सूरी ने 1545 में अपने जीवन का अंतिम लड़ाई लड़ा, कलिंजर का युद्ध। इस लड़ाई के दौरान शेरशाह मारा गया। ठीक है। शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए है दरभंगा, ऑप्शन बी है बेगूसराय, ऑप्शन सी है सहरसा, ऑप्शन डी है रोहतास। कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ए पीसी महालनोबिस मॉडल, बी डोमर समृद्धि मॉडल, सी डीपी धर मॉडल, डी वस्तु मजदूरी मॉडल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी डोमर समृद्धि मॉडल। 94 नंबर क्वेश्चन है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन ए 8वीं योजना, ऑप्शन बी 6ठी योजना, ऑप्शन सी 7वीं योजना, ऑप्शन डी तीसरी योजना। देखिए, गरीबी उन्मूलन जो नारा है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन आप 5वीं ही रखिएगा क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लाल क्रांति, ऑप्शन बी सुनहरी क्रांति, ऑप्शन सी है पीली क्रांति, ऑप्शन डी है श्वेत क्रांति। इसका आंसर होगा लाल क्रांति। सुनहरी क्रांति फलों से संबंधित है। यह 1991 से 2003 के बीच को कहा जाता है। इस अवधि को सुनहरी क्रांति कहा जाता है। पीली क्रांति तिलहन से है। श्वेत क्रांति दूध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ऑप्शन डी है आर्थिक विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। 97 नंबर क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है। ऑप्शन ए है बेरोजगारी, ऑप्शन बी है पूंजी का अभाव, ऑप्शन सी है आर्थिक दुष्चक्र,
ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन। भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सूर्योदय योजना कब प्रस्तुत की? ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1940। योजना 1950 में प्रस्तुत की थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक क्रांति की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1946, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। इसका सही आंसर है 1948, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है। मुद्रा के कार्य हैं। ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी है मूल्य का मापक, ऑप्शन सी है मूल्य का हस्तांतरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी, ऑल। हमारे आज के जो 50 क्वेश्चन का जो डिस्कशन था वो पूर्ण हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 2 का 1 to 50 क्वेश्चन नंबर लेकर आएंगे और उसका फुल डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, आप मन लगा के मेहनत कीजिए, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। ठीक है, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।